नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ घोटालों की सरकार है या नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ सपना बेचने वालों की सरकार है या नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ झूठ बोलने की सरकार है या नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ बर्बाद करने की सरकार है। आज इन्हीं बातों पे आपके साथ चर्चा करूंगा और चर्चा करूंगा कि किस तरीके से जिस राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भक्त मंडली या उनकी पार्टी चरण चुंबक मीडिया एक तरह से इस तरह से प्रस्तुत करता है कि जैसे उनको कोई समझ ही ना हो, लेकिन वो जो बात कह देते हैं वही सच साबित होती है और नरेंद्र मोदी सरकार वहीं आकर टिक जाती है जहां पर राहुल गांधी ने बोला होता है। तो चलिए आज इसी पे आपसे बात करते हैं। शुरुआत करता हूं एक बड़ी अच्छी बात कि मेरे एक मित्र हैं, एम्स में एचओडी हैं एक डिपार्टमेंट के, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज मुझे जो है भेजी कि उन्हें एक कोई व्यक्ति मिले कहीं पर और उनसे वो बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी छोटी बेटी न्यूयॉर्क में है, मेरा छोटा बेटा शिकागो में है, मेरा बड़ा बेटा और बहू टोरंटो में है और मेरा बेटी और दामाद सेंट लूट्स में है और न जाने क्या क्या उन्होंने बताया कि कैसे कैसे बड़े बेहतरीन। खुश हो गए, अरे वाह गजब। तो उनका तब तो बड़ी मस्ती है भाई आपकी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा और आप कहाँ रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं वृद्धाश्रम में रह रहा हूं। उनका वृद्धाश्रम, कहे हाँ बच्चों के पास टाइम नहीं है और कोई मदद नहीं है कि ऐसे में कर सकूं। जितना कुछ था उनकी पढ़ाई लिखाई और सब में खर्च कर दिया। आपको यह उदाहरण बता रहा हूं। भारत जब आजाद हुआ कुछ नहीं था हमारे पास, भिखारी देश थे हम। रोटी खाने के लिए अनाज नहीं था हमारे पास। अमेरिका से सड़ा गेहूं आ जाता था, उसी को हम लोग किसी तरह खाते थे। बहुत बड़ी आबादी नहीं थी, 34 करोड़ की आबादी थी, लेकिन उस 34 करोड़ को भी खिला पाने की हैसियत नहीं थी हिंदुस्तान के पास। न बजट था न कुछ था। जो संसाधन जो बचे थे, सब कुछ थे, वो सब अंग्रेज ले गए थे। खाली कंगाल देश मिला था। ऐसे में पंडित नेहरू को देश भी बनाना था, देश के लोगों की भूख भी मिटानी थी, लोगों को काम भी देना था, अधिक से अधिक काम करने थे। इस देश को कैसे आगे ले जाया जाए। उधर पाकिस्तान बार बार लड़ रहा था, उधर और तमाम सारे अंतरराष्ट्रीय खतरे थे। ब्रिटेन उस समय बड़ी शक्ति था और ब्रिटेन नहीं चाहता था कि भारत आजाद हो, तो वो भी अपने तरह से तमाम बाधाएं दे रहा था। मजबूरी में उसने छोड़ तो दिया था, आजाद कर दिया था, लेकिन वास्तव में वो इस बात से दुखी था क्योंकि उसके यहाँ का बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड था। यहाँ की खनिज संपदा और वो सब वो ले जाते थे। ये हालात थे। पंडित नेहरू कैसे लड़े, कैसे किया, कैसे सबने मिलकर त्याग किया और इस देश को बनाया कि आज हमारे देश में बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी है और सब कुछ। इसके बाद बेटा कहता है, जो उन्हीं के समय में पैदा हुआ, पंडित नेहरू के कार्यकाल में ही पैदा हुआ, वो बेटा कहता है अरे किया क्या है, 70 साल में हुआ क्या है, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। देखो बच्चा कहता है किया क्या है, 70 साल में हुआ क्या है। और उदाहरण देख लीजिए, कहता है हमने देखिए क्या बना दिया, कितने एम्स बना दिए। जब हमने कोई पूछता है कि कौन सा एम्स, कहा देखिए बीएचयू एम्स। मैंने कहा बीएचयू में तो पहले वही मेडिकल कॉलेज था, बस नाम बदल गया है। कह रहे बनाया कि नहीं। हाँ भाई बना दिया। इसी के बाद में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे और उसे एमएनआर कहते थे या और कोई चीज कहते थे अपने
तो उसी तरीके से रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को जो एनआईटी नाम दिया गया, और एनआईटी देने के बाद में उनका एनआईटी बना दिए, इतने एनआईटी बना दिए। मैंने कहा अच्छा भाई। उसके बाद में कई आईआईटीएस बना दिए, बीएचयू में ही आईटी था उसे आईआईटी कह दिया, बस हो गया। इसी तरह रुड़की में था उसे आईआईटी कह दिया, वो हो गया। ऐसे ही तमाम सारे मेडिकल कॉलेज, तमाम सारी चीजें। तो आप समझ सकते हैं क्या बनाया, तो कहां कहां बना दिया, इतने स्मार्ट सिटी बना दिए। अब पूछो कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया है, तो उसका नाम नहीं पता है, लेकिन सारे इतने बना दिए, क्योंकि जो पुराने बने हुए थे उन्हीं को स्मार्ट कह दिया। साहब समझ लीजिए आप, छोड़िए इसको। फिर किया क्या, हमारे बुजुर्ग कुछ ज्यादा जानते थे, बोल लेते थे, तो कहा कि इनको तो क्या करना है, इनको कोई सुविधा की जरूरत नहीं। तो उनको जो रेल में और दूसरी जगह कंसेशन मिलते थे वो सब खत्म कर दिए गए, जरूरत नहीं है। इसी तरीके से तमाम सारे लोग जो सच बोलने के कारण या विभिन्न कारणों से उन्हें तमाम जगह रियायतें मिलती थी, वो खत्म कर दी गई। यानी अच्छा काम करने की जो रियायतें मिलती थी वो नहीं मिलेंगी। अब आप सरकार का सिर्फ गुणगान कीजिए तो आपको कुछ फायदे मिल जाएंगे शायद, वो भी कितना मिलेंगे पता नहीं। चलिए, तो ये नरेंद्र मोदी सरकार है। तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, आपको याद होगा राहुल गांधी हर बात पे बोलते रहे, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश के किसानों की बात हो, या चाहे कोई और चीज बात हो। कुछ मैं गिना देता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं, उन्हीं में से कुछ चीजें हैं कि जो उन्होंने बार बार कही और लोग उसको नहीं समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कारपोरेट को जिस तरीके से अडानी अंबानी जैसे मित्र जो हैं नरेंद्र मोदी का मित्र काल, उसमें लूट हो रही है। साहब चुप्पी साधे। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहद काम की जरूरत है, लेकिन नरेंद्र मोदी किसानों को बर्बाद कर देना चाहते, उस पर चुप्पी साध गए। उन्होंने कोरोना के लिए कहा कि कोरोना दुनिया में बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में भी संकट पैदा करेगा, इसलिए सरकार को तुरंत सजग हो जाना चाहिए। पूरे देश भर के भाजपाई उन्हीं को कोरोना कहने लगे। नतीजा क्या हुआ, ये देश मरने पे चला गया। 60 लाख लोग मरे, थोड़े बहुत लोग नहीं, हिंदुस्तान के अंदर 60 लाख लोग मरे। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरी रिपोर्ट्स कहती। और उसके बाद में आता है कि सरकार डाटा छिपाने पे जोर देती रही, उन्हें बचाने पे नहीं। कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा, कहीं किसी चीज से मरा, कहीं अस्पताल नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने घोटाला किया। सरकार ने 73,000 करोड़ रुपया कर्ज ले लिया विदेशी बैंकों से, यह कह के कि हमें मुफ्त में वैक्सीन बांटनी है सब। अब आप समझिए। और फिर उसने क्या किया, लागत से बहुत महंगी दर में वैक्सीन खरीदी और उसके बाद हम सबको कर दिया। और हमें आपको कह रहे हैं कि मुफ्त में बांट दिया। अरे साहब, वो जो आपने 73,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया इस नाम पे, उसका ब्याज कौन भर रहा है, उसका जो किस्तें कौन भर रहा है, वो हिंदुस्तान में हम सब भर रहे हैं। यानी 140 करोड़ लोग जिन्होंने चाहे वैक्सीन लगवाई हो या न लगवाई हो, वो इसका ब्याज भर रहे हैं। तो यह स्थिति कर दी। इसके बाद चीन के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि चीन किस तरह से भारत में घुसता आ रहा है, जिस तरह की स्थितियां और सब कुछ है, ये खतरनाक है, इसको बचाने के लिए काम करना चाहिए, इस पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए और अपने उसको बचाने की जरूरत है। लेकिन सरकार हमारी तो सुनने को नहीं तैयार है। हजारों किलोमीटर जमीन उसने कब्जा करवा दी चीन को, और इसी नाम पे उसने कहा कि साहब हम राफेल खरीद रहे हैं। चीन डर गया और न जाने क्या क्या आपको चरण चुंबक मीडिया में सुनने को मिला होगा। जो राफेल कांग्रेस पार्टी 526 करोड़ का खरीद रही थी, उसे 1670 करोड़ रुपए का नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा। कांग्रेस सरकार उस समय
जो 126 राफेल का सौदा कर रही थी, उसमें 108 भारत के एचएएल में ही बनने थे, उसको मिल रहा था, यानी भारत को ही रोजगार भी मिलना था, मुनाफा भी मिलना था। तो और उसमें जो शर्त थी कि टेक्नोलॉजी वो हमें दे देगा। भारत ने जो नरेंद्र मोदी सरकार में खरीदे गए 36, उनमें साथ कोई भी टेक्नोलॉजी वो हमें ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए। इसके बाद में राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश में नोटबंदी सबसे बड़ा करप्शन है। कोई नहीं मानने को तैयार था, अरे काले धन पे हमला, इस पे हमला, उस पे हमला। और साहब बताता है, सरकार बताती है, नरेंद्र मोदी सरकार, कि 2014 में जो ब्लैक मनी की बात कही जाती थी कि विदेशी बैंकों में जमा है, ब्लैक मनी सब नहीं होती है, तो उसके मुकाबले इस समय 4 गुना अधिक जो है वो पैसा स्विस बैंक में जमा है, 4 गुना अधिक। आप इससे समझ सकते हैं। इसके बाद में हुआ ये, जो नोटबंदी की गई, आरबीआई ने कहा वो 99 पॉइंट समथिंग % रुपया वापस आ गया, यानी कोई काला धन था ही नहीं। तो इतने लोग जो लाइन में खड़े, 125 से अधिक लोग मर गए, तमाम सारे लोग वैसे मर गए, कोई इलाज के अभाव में, कोई और अभाव में मर गया। और जो स्थिति हुई देश में, दोबारा नोट छापने और सब व्यवस्थाएं करने का जो खर्चा हुआ, सब बर्बादी हुई, किसके जाएगा? और ये पैसा किसका ब्लैक से व्हाइट हो गया? इसका मतलब है देश के अंदर कोई ब्लैक मनी थी ही नहीं। तो बड़ा गजब हो गया। तो यह स्थिति है। तो इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं है, क्योंकि 15.5 लाख करोड़ रुपए का चेंज हुआ था उस समय। आप समझिए। इसके बाद में गलत जीएसटी के मामले में राहुल गांधी ने कहा था कि ये जीएसटी जो लाया जा रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक होगा और किस तरीके से इस देश के तमाम उद्योग धंधों को प्रभावित कर देगा। आज किसी भी धंधे वाले से पूछ लीजिए, उसका कारोबार वो बताएगा, रोना रोएगा, भले ही वो भाजपा को वोट देता हो, इस चीज को लेकर के वो रोना रोएगा। तो आप ये समझिए। और हालत ये हो गई, सरकार अपना बैलेंस बनाने के लिए जिन चीजों पे कभी भी, अनाज पे, किसान पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता था, उन पर जीएसटी लगाया जाने लगा। कहीं 12%, कहीं 18%, कहीं कितना %। तो ये स्थिति है किसानों के तमाम प्रोडक्ट पे और किसानी के लिए यूज होने वाले प्रोडक्ट्स पे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार टैक्स लगा दिया गया। तो किसानों के साथ ये किया गया। क्यों किसानों के साथ किया गया? क्योंकि अडानी अंबानी को लाभ देना था। इस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो निर्यात है वो करीब 4 लाख करोड़ रुपए का है, और 4 लाख करोड़ रुपए पे निगाह है सीधे सीधे कि उनके गोदामों में अनाज जाएगा और वो ये पैसा कमाएंगे। आप याद करिए, हिंदुस्तान के इतिहास में जब भारत की जीडीपी -24 पे पहुंच गई थी, तब भी किसानों के कारण हम सिर्फ एक सेक्टर में 3.5% प्लस में थे, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। तो समझ में आ गया। उस समय जब कोविड में सरकार तक की जीडीपी निगेटिव चली गई, तब सिर्फ इस देश के चंद पूंजीपतियों जो मोदी के मित्र हैं, उनकी संपत्ति डबल से 4 गुना हो गई। अब आप समझिए, जब आप बर्बाद हो रहे थे, वो 10-10, 15-15 हजार करोड़ रुपए कमा रहे थे। तो यह स्थिति, 1,000 करोड़ रुपए से अधिक अंबानी कमा रहे थे और 1,500 करोड़ रुपए पर डे से अधिक अदानी कमा रहे थे। चलिए छोड़िए। इसके बाद आइए कि नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट लेके आए थे और उसमें भी कहा गया था कि गंगा की सफाई के नाम पे किस तरह से घोटाला। टोटल उसमें 50,000 करोड़ रुपए का पूरा हेरफेर हो गया। गंगा में कहां बह गया, गंगा कहां साफ हो गई। आज जिस ऋषिकेश में गंगा साफ भी होती थी, आज उस ऋषिकेश में भी गंगा गंदी हो गई। छोड़िए आप बनारस की बात, छोड़िए और जगह की बात। बनारस का सच जानना है तो वहीं घाट पे रहते हैं,
संकट मोचन के मान जी, उनसे जाके पूछ लीजिए, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, साइंस के व्यक्ति हैं, सब कुछ दिखा देंगे, बता देंगे। तो यह स्थिति जाके देख लीजिए। तो इस तरह की स्थिति है। 50,000 करोड़ रुपया किस गंगा में चला गया आपको पता नहीं चलेगा, और उसका भी ठेका अपने चहेते पूंजीपति मित्रों को दे दिया कि उसके ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे। यह स्थिति है। और साहब, इसके बाद में राहुल गांधी ने कहा था जो इलेक्शन बॉन्ड है ये असलियत में कानूनी तरीके का भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, रिश्वत खोरी। और यह बात उन्होंने तब कही थी, तब लोगों ने उन्हें घेरा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो अवैध है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ है, जो कुछ हुआ है, आप सोचिए तमाम पार्टियों को जितना मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार, यानी 100 में 80 रुपया नरेंद्र मोदी को, भाजपा को मिलता है, और 20% में सारे दल हो जाते हैं। आप समझ लीजिए। तो यह स्थिति है इलेक्शन बॉन्ड की, जिसे पूरी तरह अवैध घोषित किया। कहा इसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी, इसको यह बताना पड़ेगा कि पारदर्शिता। तो आज सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट कांग्रेस की लाई गई उसी आरटीआई एक्ट की धारा के कारण सही हो सका, सामने आ सका, नहीं तो शायद वो भी नहीं आता। चलिए, इसके अलावा आप देखते हैं पीएमओ की तमाम कार्रवाइयां आपको छिपाई जाती हैं, आरटीआई एक्ट से बाहर कर दिया गया है। इसी तरीके से जो पीएम केयर फंड बनाया गया, नरेंद्र मोदी ने बनाया कोविड के दौरान, उसको भी आरटीआई के दायरे से बाहर, क्योंकि कह दिया वो तो प्राइवेट है, जबकि वो सरकारी दफ्तर में, सरकारी बिल्डिंग में सरकारी लोग चला रहे हैं, और सरकारी कह के लिया गया, उसका डोमेन भी सरकारी है, गवर्नमेंट इन वाला है। और उसके बाद ये स्थिति कैसे मिल सकता है गवर्नमेंट का? देखिए साहब, अंधेर गर्दी, चौपट राजा, तो ये हो रहा है। इसके बाद आप देखिए आयुष्मान घोटाला, एक एक फोन नंबर पे 9-9, 10-10 हजार लोगों के वो रजिस्टर है, उनपे उनको पेमेंट हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। समझ सकते हैं क्या खेल है। इसके बाद में जो भारतमाला प्रोजेक्ट, उसके तहत जो बन रही सड़कें हैं, एनएचआई का घोटाला, उसको आप देखिए किस तरह से, जैसे सोने की सड़क बना रहे हो ऐसे उसमें घोटाला हुआ, द्वारका एक्सप्रेस वे का। और सब ये कैग नहीं खोला, मैं नहीं बता रहा हूं, ये सब सरकारी जहां पे आया। इसके बाद आप देखिए जिस तरीके से, मतलब एक नहीं है, इतने घोटाले हैं कि मैं कितने घोटाले गिनाऊं। नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह घोटालों में रही, और आज सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद में और ये चीज साफ हो, क्योंकि राहुल गांधी जो कहते थे, उन्होंने कहा था बेरोजगारी को लेके, और बेरोजगारी को लेके उन्होंने जब कहा तो उनको घेरा जाता था। और स्थिति यह है कि उसको लेकर के, मुझे आज भी याद है, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने राहुल गांधी का एक इंटरव्यू किया था 23 सितंबर 2008 को, 23 सितंबर 2008 को। वो अमृतसर आए थे, और ये आप देखेंगे, ये राहुल गांधी, और उस समय मैंने उनका इंटरव्यू किया था, ये अमर उजाला अखबार में मैं था। और उस दौरान जब इंटरव्यू किया था, उन्होंने तब भी किसानों की बात उठाई थी। उन्होंने लिखा था, कहा था शादी नहीं, देश की प्राथमिकताओं पर खरा उतरना, और किसानों को लेकर और सारी बातों को लेकर के उन्होंने साफ साफ कहा था। खेती किसानी के लिए उन्होंने पूरी बात की थी। आज भी वो चीज कायम है, और आज हमारे देश का किसान लड़ रहा है। किसान लड़ रहा है क्यों? क्योंकि किसान की उपज से तमाम लोग कमा रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल 2018 में लिखा था, राहुल गांधी ने तमाम सारे तथ्य बताए थे मिलने के बाद में, उससे पता चला था, और आज वो चीज देख रहा हूं। उन्होंने कहा था किसानों के आधार को मजबूत करे सरकार, यही मैंने लिखा था। एक और चीज लिखी थी कि शेयर बाजार की समृद्ध अर्थव्यवस्था का संकेत नहीं, यह आर्टिकल भी मैंने 2018 जुलाई में लिखा था। इसके बाद में कहीं राष्ट्रीय शर्म न बन जाए बेरोजगारी, ये बात भी राहुल गांधी ने कही थी, और मैंने इस पर आर्टिकल लिखा था। और ये आप देखिए आज ये चीज साबित हो रही है। इसके बाद में
घने अंधेरे में जाता जो देश के बच्चों का भविष्य है, और ये इसको लेके मैंने लिखा था। आप ये देखिए, इसके बाद में जिस तरीके से है, मैंने संवैधानिक संस्थाओं के जो वो हो रहा था उसको लेकर के लिखा था। इसके बाद में आपको दिखाएं कि भ्रष्ट आचरण को न्यायोचित मत ठहराइए, इसको लेकर के मैंने लिखा था। और इसके बाद में आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही थी, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट किया था, और तब मैंने लिखा था कि भगवान मत बनिए मिस्टर सुप्रीम कोर्ट, न्याय कीजिए। आप सोचिए। और इन सब में मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं, ये सारे मुद्दे मुझे राहुल गांधी से मिले, वो तब भी इस चीज पे। इसलिए मैं राहुल गांधी की बात करता हूं कि उस आदमी की सोच, अप्रोच और जो समझ है वो इस लेवल की है कि हमारे देश के अंदर मैंने किसी आज तक लीडर को नहीं देखा। मैंने बहुत तो नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, और अटल जी से भी मैं सोचता था, प्रभावित था। लेकिन आज कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी मेरे मित्र रहे हैं, और जब वो चंडीगढ़ में संगठन मंत्री होते थे उन दिनों से कोई नहीं पूछता था उन्हें, तब मेरे पास बैठते थे। और इसी तरीके से तमाम सारे लोगों से मैं मिला। एक मनमोहन सिंह को मैंने देखा और एक राहुल गांधी को देखा। दूसरा मुझे उतना काबिल कोई व्यक्ति मिला नहीं आज तक। तो यह स्थिति, इसीलिए जो राहुल गांधी कहते हैं वो सही साबित होता है, और आज फिर साबित हुआ है। और अब वो बार बार कह रहे हैं कि किसानों को बचा लो, यदि किसान बचेगा तब देश बचेगा। वो देश की लड़ाई लड़ रहा है असल में किसान और जवान बचना बेहद जरूरी है। इसीलिए शायद जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, क्योंकि देश तभी है और शांति तभी आएगी, व्यवस्थाएं तभी बनेगी। इसलिए सोचिए आप भी, एक स्वच्छ राजनीति के लिए एक अच्छा, मजबूत और ऐसा लीडर होना चाहिए जो निरंकुश ना हो, लोकतंत्र पे यकीन रखता हो और जनता के दर्द को, समस्याओं को समझता हो। तो यह बात हमें आपको समझनी होगी। जय